नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट के समीकरणों की। विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात होगी। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे की पॉलिटिक्स पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद में भुगतान को लेकर परेशान गन्ना किसानों की दास्ता की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ खास सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। ऐसी ही सीटों में पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट भी शामिल है। ये वही सीट है जहां से कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार जीतते आए थे। इस चुनाव में बारामती सीट पर पवार परिवार से ताल्लुक रखने वाले दो चेहरों के बीच भीषण लड़ाई या राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार के भतीजे और शरद दा के पौत्र योगेंद्र पवार हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हर साल की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट की चर्चा काफी हो रही है। साल 1967 में 27 वर्ष की उम्र में शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर बारामती सीट से चुनाव जीते थे। बाद में पवार यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री भी बने। बारामती सीट का लेखा जोखा। आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार 1951 में विधानसभा चुनाव हुए। जब बॉम्बे का पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब बारामती विधानसभा सीट अस्तित्व में आ चुकी थी। पहले चुनाव में बारामती से कांग्रेस के मलिक दादा साहेब को जीत मिली। मलिक दादा साहब ने पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी जगताप बाबूजी को 11,593 वोट से शिकस्त दी। 1956 में बॉम्बे में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में बारामती सीट पर दो उम्मीदवारों को जीत मिली। पीडब्ल्यूपी से जगताप बाबूजी तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से सांबाजी बंदबोबा जीतने में सफल रहे। उन्नीस सौ 61 से पहले चुनावों में कुछ सीटों पर दो विधायक या सांसद चुने जाते थे। इस व्यवस्था में 1961 के 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम के जरिए खत्म कर दिया गया था। 1962 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ चुका था। इस बार बारामती सीट पर कांग्रेस की मालती बाई शिरोले को जीत हासिल हुई। मालती बाई ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार मानसिंह तुले को 9,198 मत से हराया। तब बारामती में शरद पवार की हुई एंट्री। आपको बता दें कि साल 1967 महाराष्ट्र के लिए एक और चुनावी साल। इस चुनाव में बारामती सीट पर एक युवा चेहरे की एंट्री होती है। यही युवा आगे चलकर महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है। 1978 में जब यह युवा मुख्यमंत्री बनता है तो वह देश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री होता है। ये शख्स 1-2 दिन नहीं बल्कि कुल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पवार को उस समय महाराष्ट्र के एक बेहद प्रभावशाली राजनेता यशवंत राव चौहान के शिष्य माना जाता था। 1967 में 27 वर्ष की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से उम्मीदवार बनाया। पवार ने बारामती में प्रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। बता दें कि 1972 में बारामती में शरद पवार ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार को 37,473 वोट से हराया। 1972 के बाद महाराष्ट्र में जब अगला विधानसभा चुनाव होता है तो देश आपातकाल का झेल चुका होता है और इस बीच बहुत सी चीजें बदल जाती हैं।
साल 1978 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर मुकाबला शरद पवार और पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी के बीच हुआ। अजय शरद पवार का सियासी सफर। महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 1967 में 27 वर्ष की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से उम्मीदवार बनाया। साल 1980 में हुए चुनाव में शरद पवार इंडियन कांग्रेस यू के टिकट पर उतरे। इस बार उन्होंने इंडियन कांग्रेस आई के धोनीबा चोपड़े को 28,378 वोट से शिकस्त की। 1985 के चुनाव में शरद पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस संयुक्त के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उन्होंने कांग्रेस के मुकुट राव काकड़े को 18,044 वोट से पटखनी दी। 1990 में कांग्रेस के टिकट पर उतरे शरद पवार का निर्दलीय धोनीबा चोपड़े से सामना हुआ। शरद ने यह चुनाव 88,223 वोट के बड़े अंतर से जीता। शरद पवार का सियासी जमीन पर कौशल। एक समय था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई को 62, वही कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस 69 सीट जीतने में सफल रहा। चंद महीने पहले केंद्र की सत्ता में आई जनता पार्टी 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, पर वह भी 145 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। चुनाव के बाद कांग्रेस और कांग्रेस आई ने मिलकर सरकार बनाई। शरद पवार को कैबिनेट में जगह मिली। 3 महीने पहले इंदिरा को जिस पार्टी से निकाला गया, उसी पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा की नई पार्टी सत्ता में भागीदारी कर रही थी। इंदिरा की पार्टी का प्रभाव सत्ता में बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शरद पवार की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी। इंदिरा गुट के बढ़ते दखल ने शरद की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया। वहीं सरकार गठन के महज 4 महीने बाद भी शरद पवार ने अपने ही गुरु के खिलाफ बगावत कर दी। 12 जुलाई 1967 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 40 बागी विधायकों का समर्थन हासिल था। बागियों के साथ मिलकर शरद पवार ने जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। बारामती में अजीत पवार की सियासी पारी। 2014 और 2019 में अजीत बड़े अंतर से जीते। 2014 में बारामती सीट पर पहली बार एनसीपी और भाजपा का मुख्य मुकाबला हुआ। बारामती की सियासी लड़ाई पर एनसीपी के नाम रही। अजीत पवार ने भाजपा उम्मीदवार प्रभाकर दादाराम गावड़े को 89,791 मत के एक बड़े अंतर से शिकस्त दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बारामती में मुकाबले फिर एनसीपी और भाजपा के बीच रहा। एनसीपी ने अजीत पवार को अपना उम्मीदवार बनाया तो भाजपा के टिकट पर गोपीचंद कुंडलिक पडलकर उतरे। अजीत पवार ने यह चुनाव 16,05,265 मत के बड़े अंतर से जीता। बारामती में अजीत पवार ने कब संभाली कमान। आपको बता दें कि साल 1991 में बारामती सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि पवार 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। यह लोकसभा चुनाव में उनकी दूसरी जीत थी। इससे पहले शरद पवार 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन मार्च 1985 में इस्तीफा दे दिया था। 1991 के उपचुनाव से शरद पवार के परिवार के शख्स की बारामती की सियासत में एंट्री होती है। यह शख्स भी अपने चाचा की तरह बाद में बारामती की सियासत का पर्याप्त बन गया। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। 1991 के उपचुनाव में बारामती सीट पर अजीत अपने चाचा की जगह लेते हैं और लगातार जीतते हैं। आपको बता दें कि 1995 के बाद महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव 1999 में हुए।
इस चुनाव में अजीत पवार कांग्रेस नहीं बल्कि इससे अलग हुए धड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शिकस्त दी। वहीं 2005 में बारामती सीट का मुकाबला एनसीपी और शिवसेना के बीच हुआ। परिणाम फिर एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार के नाम रहा। 2009 के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनसीपी के अजीत पवार जीत हासिल हुई। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में घमासान मचा है। बारामती सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार पवार परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। 2023 में अपने चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार एनसीपी के टिकट पर उतरे हैं। वहीं शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को चेहरा बनाया है। बारामती सीट पर कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन लोगों की नजरें चाचा भतीजे के मुकाबले पर लगी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की हम बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने केजरीवाल को पत्र भी लिखा है जिसमें शीश महल का मुद्दा उठाया है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। कैलाश गहलोत का सियासी सफर। कैलाश गहलोत का जन्म 11 मार्च 1974 को हुआ। नई दिल्ली में गहलोत गोत्र के जाट परिवार में जन्म। दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। कैलाश ने इस बार नजफगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के अजीत सिंह खरखरी को हराकर जीत हासिल की थी। परिवहन, गृह, आईटी, बाल विकास मंत्री रहे। 2 बार नजफगढ़ से विधायक भी रहे। जाहिर तौर पर कैलाश गहलोत का इस्तीफा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। दरअसल कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को इस्तीफा बेचकर सियासी माहौल गरमा दिया। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बता दें, गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को एक पत्र भेजा है। उन्होंने इस्तीफे में यमुना की सफाई और शीश महल निर्माण का मुद्दा उठाया है। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा कि यमुना की सफाई का वादा हमने पिछले चुनाव में किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। कैलाश गहलोत ने अपने मंत्री पद के साथ साथ आपकी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। गहलोत ने पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा है कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते वह आम आदमी पार्टी में आए थे, वैसा अब नहीं हो रहा है। उन्होंने पार्टी के संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत के पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बार बार कैलाश गहलोत के खिलाफ
षड्यंत्र रच रही थी और वे अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। ईडी के तमाम कई बार छापे मारे गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनके ऊपर छापा मारा। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। बार बार उन पे छापेमारी, बार बार उन पे दबाव, बार बार उनके खिलाफ ये साजिशें बीजेपी ने की। तो बीजेपी अपने हथकंडे से बाज आती नहीं, वो इस तरह के प्रयोग करती है। कुछ लोगों पे सफल होता है, कुछ लोगों पे विफल होता है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कैलाश गहलोत के आप से किनारा करने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। हम लोग तो दिल्ली के विकास के लिए अपनी संकल्प यात्रा लेके चल रहे हैं और दिल्ली को जो स्मोक चैम्बर बना रखा है भाजपा ने और आप पार्टी ने, उसका क्या समाधान होगा इसकी बात कर रहे हैं। हम तो दिल्ली के आम आदमियों के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपनी बात कर रहे हैं। अब कैलाश गहलोत क्या आरोप किस पर लगा रहे हैं, वो कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत मामला। देखिए, कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा एक साहसिक कदम है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूं। कारण सीधा स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लड़ रही थी, उन्हीं मुद्दों पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। तो इस बात की पुष्टि है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर भी ये लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के नाम पर ठगा है, छला है, लूट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है। ऐसी खबरें हैं कि पिछले कुछ समय में अंदर खाते पार्टी की रीति नीति से कैलाश गहलोत असंतुष्ट चल रहे थे। आबकारी नीति मामले में ईडी का नोटिस मिलने के बाद उन पर सवाल उठाए गए थे। लोग यह पूछने लगे थे कि क्या कैलाश गहलोत भी तथाकथित शराब घोटाले में शामिल हैं। इस बात को लेकर वह काफी खिन्न थे। इस घटना के बाद वह गणतंत्र दिवस पर उस समय चर्चा में आए जब एलजी ने उन्हें तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने के लिए नामित किया था, जबकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए आतिशी का नाम एलजी के पास भेजा था। उस समय भी उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की थी, लेकिन एलजी का फैसला आपके कई वरिष्ठ नेताओं को असहज करने वाला साबित हुआ था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। लखीमपुर खीरी जनपद की 3 चीनी मिलों की ओर से अब तक किसानों को गन्ना भुगतान नहीं किया गया है। पिछले सीजन का गन्ने का भुगतान न होने के कारण किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। चीनी मिलों पर बकाया गन्ने का भुगतान। चीनी मिल बकाया गोला 175.47 करोड़, पलिया 167.69 करोड़, खांबर खेड़ा 114.50 करोड़, कुल बकाया 456.91 करोड़ रुपए। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें पिछले सीजन के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे कर्ज में डूबने लगे हैं। आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसलें कम दाम पर बेचनी पड़ रही हैं। लिहाजा किसानों की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद है। कितने के जो है वो 6-7 महीने बाद पेमेंट आता है उसका। तो फसल बुआई करनी होती है तो कैसे क्या? ब्याज लेते हैं ऋण। आगे चलकर जो है जो दिक्कतें आती हैं, पेमेंट नहीं सालों आता है, तो इसके लिए कैसे क्या आप लोग सप्लाई दोबारा कैसे दे रहे हैं? तो सप्लाई इसको ना दें तो किसको दें? ये तो अनुबंध गवर्नमेंट बनाया है, अदर को दे नहीं सकते। तो मजबूरी रहती है आप लोगों की? तो मजबूरी तो है ही है, हर गांव में लगा नहीं सकते, कुंभी ले नहीं जा सकते। दिक्कतें बहुत सारी हैं, बुआई रुक जाती है, काम खेती बहुत सारे, डीजल नहीं ला पाते हैं, खाद न समय से आ पाते, इस फसल कमज़ोर हो जाती है और जो काम अटकता है तो मेरे बेल पर बेचना पड़ता है सस्ते दामों में। जैसे जैसे काम चलता है वैसे, और क्या है। कितना समय बीत जाता है पेमेंट तो पिछले साल नहीं हुआ, अभी फरवरी शुरुआत हुई है, बस 1 साल ऊपर हुआ, फैक्ट्री चलने लगी, फिर फैक्ट्री बंद होगी तो पेमेंट आ पाएगा पूरा पुराना।
नया तो पता ही नहीं कब आएगा। आपको बता दें कि जनपद में 9 चीनी मिलें हैं। 6 चीनी मिलों में अपना 100% भुगतान कर दिया है। बजाज समूह की गोला, पलिया और खंबरखेड़ा चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है। किसानों का यह भुगतान पिछले सत्र का है, जबकि नया सत्र शुरू हो चुका है। किसान रबी की फसलों की बुआई की तैयारियों में है, लेकिन भुगतान न मिलने से संकट आ रहा है। कुछ किसानों ने तो कर्जा लेकर बुआई शुरू कर दी है, लेकिन छोटे किसानों पर पहले से कर्जा है। सवाल है कि अब कौन कर्जा देगा। जी पेमेंट का पिछले साल का रुक के आता है। अपनी फसल बेचने के लिए चीनी मिलों के बाहर इंतजार कर रहे किसानों ने भुगतान रुकने से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। पिछले साल का सारा पेमेंट बाकी 2 महीने का, और इस साल का तो अभी दिया नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को पेमेंट ना होने से? पेमेंट ना आने से काफ़ी हम लोगों का कर्जा बढ़ रहा है, काम नहीं चल रहा है, इधर उधर पैसा लेना पड़ता है, सब दिक्कतें होती हैं। अभी रबी की फसलों की बुआई करनी है, कैसे बुआई कर रहे हैं आप लोग? बुआई नहीं हो पाती है, काफ़ी खेत अभी खाली पड़े हैं, खाद वाद नहीं, पैसे के चक्कर में खाद नहीं खरीदी जा सकती है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमें मांग करनी है पेमेंट मेरा हो जाए, पिछला हो जाए, अगला नया होना लगे। पेमेंट के यहाँ पिछले साल का बकाया पड़ा हुआ है। अभी फसलें बोनी है क्या? फसलें बोनी है, पैसे बोई जाए, जब पैसे ही नहीं है तो आगे की दिक्कत तो सामने ही है। बकाया पिछले से जो है जनवरी तक दिया है, 1 जनवरी तक, बस इसके बाद नहीं दिया है। तो रबी की फसलों की बुआई कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैसे क्या, थोड़ा बहुत अपना जो है कुछ नुकसान करके बो रहे हैं, या तो पेड़ कटवाते हैं, कुछ करवाते हैं, इसी तरह से बोया जाता है। अपनी फसल बेचने के लिए चीनी मिलों के बाहर इंतजार कर रहे किसानों ने भुगतान रुकने से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। जिले के अधिकारियों के मुताबिक 9 चीनी मिलों में से केवल 3 पर भुगतान बकाया है। हमारे जनपद में 3 चीनी मिलें ऐसी हैं जो बजाज ग्रुप की हैं, गोला, पलिया, खंबारखेड़ा, जिनका कि लगभग मान लें आप तो 70% तक का भुगतान हो चुका है। अभी भी विगत पेराई सत्र का 30% भुगतान बचा है, और गोला पर लगभग 175 करोड़, पलिया पर 168 करोड़ तथा 112 करोड़ खंबारखेड़ा पर अभी अवशेष है, जिसके लिए शासन स्तर से बाकायदे इनको नोटिसें दी गई हैं। दबाव बनाया जा रहा है कि अतिशीघ्र भुगतान करें। चूँकि ये पहले से ही रुग्ण इकाई के रूप में थी, तो इनका भुगतान पहले से ही आज के विगत 10 सालों से बैक में चल रहा है। किसानों को लगता है कि समय पर भुगतान पाने के लिए सरकारी नियमों को और सख्त करने की दरकार है। ऐसा न होने पर उन्हें अगली फसल बोने के लिए रुपयों का इंतजार करना पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।